मंच पर आसीन सभी आदरणीय महानुभावगण, इस सम्मेलन में भारत के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे भाई और बहनों, राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में कल से चर्चा हो रही है और उसी के आलोक में हमने प्रस्ताव भी पास किया। प्रस्ताव में एक बात जब आई तो उसमें माओवादी का जिक्र था और उसमें सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से उन पर विचार करते हुए दो शब्द उसमें जोड़ा गया है, इंटीग्रेटेड एंड साइकोलॉजिकल अप्रोच। परंतु ये कौन करेगा? सरकार के भरोसे कुछ होना नहीं है। सरकार के काम करने के तरीके जो ब्रिटिश टाइम में रहा है, आज भी उसी तरह से सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि जो भी सरकारी कर्मचारी या जो भी सरकार के खजाना में से जो भी वेतन के रूप में पैसा लेते हैं वे सभी जनता के सेवक हैं। उसमें सभी सरकारी कर्मचारी और सभी जनप्रतिनिधि भी जनता के सेवक हैं। तो क्या आज जो जनता के सेवक कहलाने वाले जनता के सेवक के रूप में दिखाई दे रहे हैं क्या? इसका भी हमको विचार करना चाहिए। और सरकारी कर्मचारी तो खैर आज भी अपने को कहते हैं कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, यानी सरकारी नौकर हैं, जनता का सेवक नहीं। इस मानसिकता से देश आज चल रहा है और आज जितने भी गड़बड़ियां इस देश में हो रही हैं उसका दो ही कारण है। आजादी के बाद सभी लोगों को जनता का सेवक रूप में अपने को मानकर और जनता के सेवा के जो सुविधाएं सरकार की ओर से प्राप्त हैं उसका जनता की सेवा में उसको अधिक से अधिक प्रयोग करते हुए समाज का काम करना चाहिए। आज नहीं हो रहा है। ये मूल कारण, सभी रोगों का मूल कारण है ये। और जब सभी लोग जनता के सेवक में सभी लोग काम करने जिस दिन लगेंगे, ये जनता और सरकार और जनप्रतिनिधि का जो अंतर दिखाई देता है वो समाप्त हो जाएगा। ये समाप्त होना चाहिए। इस पर भी कभी कभी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए जो हमने जो दो शब्द कहा है कि इसको इस ढंग से माओवादियों के बीच में जाकर हमको काम करना चाहिए ताकि उनके मन को, उनके विश्वास को हम जीतें। और अगर उसमें से कुछ भटके हुए लोग हैं, जैसे रविशंकर जी ने कहा कि सुधर जाएं तो अच्छा है, नहीं सुधारने वालों के लिए तो कानून है ही। क्योंकि दुनिया में तो धरती पर जो भी जन्म लेता है वो कानून से बड़ा नहीं होता। और इसका हम लोगों ने थोड़ा सा, हम क्योंकि बराबर हम कहते हैं कि हम राजनीति नहीं करते, राजनीति से हमारा कोई बहुत अच्छा संबंध भीतर से नहीं लगता है। क्योंकि आज की राजनीति में दो चीज है, जो अधिक से अधिक झूठ बोल सके और अधिक से अधिक वादा खिलाफी करे, वही नेता हो सकता है, वही राजनीतिज्ञ है। हम इस बात विश्वास नहीं करते। और हमने अभी तक जितना दिन, अभी 40-42 साल हो रहा है, राजनीति को जन सेवा के लिए अधिक से अधिक जितना उसका उपयोग हो सकता है, इसका अभी तक मैंने यही किया है। और कई प्रयोग हमने किया है। एक माओवादी क्षेत्र था जहां कोई भी आदमी, सामान्य आदमी जाता नहीं था।
और अनजान आदमी गया तो उस क्षेत्र में वहां के लोग बंदूक से ही स्वागत करते थे, बंदूक निकाल के ही बात करते थे, ऐसे खाली हाथ नहीं। अब कौन है, क्या करने आया है, क्या चाहते हैं। उस क्षेत्र में जब हमारे लोग गए थे तो उसी तरह से लोग स्वागत किया। थोड़ा बहुत बाद में समझाने बुझाने के बाद थोड़ा सा सामान्य हुआ, तुम लोगों ने कहा, उनसे बातचीत किया और उनको कहा कि तुम्हारे क्षेत्र में स्कूल खोलना चाहते हैं, तुम स्कूल चलाओ। तुमको उसमें से बहुत से लड़के ग्रेजुएट थे जो बंदूक उठाने वाले, बहुत से लड़के एमए किया हुआ था, काम नहीं, कोई पूछता नहीं, नाराज होके बंदूक उठा लिए। और जब हमने शुरू किया तो आज उस क्षेत्र से जितने भी बंदूक उठाने वाले लड़के थे सभी हम लोग के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। उस क्षेत्र से समाप्त हो गया और थोड़े बहुत लड़के बचे हैं अगल बगल के, वो भी जब मुलाकात होती है तो बोलता है कि हम लोग अब छोड़ देंगे, आप लोग के साथ मिलकर जो आप लोगों ने काम शुरू किया है उसमें हम लोग मदद करेंगे। तो साइकोलॉजिकल जो अप्रोच यही हो सकता है, उनकी जरूरत, उनकी समस्या और उनके पास जो क्षमता है उसी क्षमता के आधार पर उस समस्याओं को समाधान करने के दृष्टिकोण से कोई योजना बनाकर काम करना, वो ऊपर से थोपने से नहीं होगा। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए और ये काम सरकार नहीं कर सकती। ये काम जो गैर सरकारी संस्था या जो साधु महात्मा है, जो शुद्ध रूप से समाज के संबंध में चिंता और चिंतन करने वाले हैं, यही लोग कर सकते हैं, क्योंकि बाकी लोगों पर उनका विश्वास भी नहीं है। इसलिए हम सभी लोगों को इस तरह के क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हमें किसी न किसी रूप में जाकर उनसे मिलकर बातचीत करें। तो जो लोग बहुत अधिक बंदूक उठाने वाले नहीं है, बंदूक उठाते भी नहीं है, परंतु बंदूक उठाने वालों के चक्कर में पड़कर कोई थोड़े बहुत बदनाम हो गए हैं लाचारी में, वैसे लोगों को हम समेट सकते हैं। और जब उनको हम समेटेंगे तो जो माओवादी हैं उनका अगली पीढ़ी जो रिक्रूटमेंट करने के लिए, भर्ती करने के लिए आदमी चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। ये भी एक साइकोलॉजिकल अप्रोच का इन्होंने जिक्र किया था। ये एक रास्ता हो सकता है, परंतु काम जरूर कठिन है, परंतु करना चाहिए। दूसरा, हमारे धूमल जी जो हिमाचल के मुख्यमंत्री, एक राष्ट्रभक्ति के संबंध में उन्होंने बताया। मैं थोड़ी सी एक छोटा सा कहानी बता दूं जो आज के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयुक्त है। एक बार भारत का कोई यात्री जापान घूमने गया था। घूमते घामते एक बौद्ध मंदिर में घुस गया। वहां दो बच्चे जिनकी उम्र 10-12 वर्ष की थी, बुद्ध भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे थे। वो भारतीय बड़ा चालाक था, बुद्धिमान था, चालाक नहीं बुद्धिमान था। उन्होंने कहा कि भाई ये किसके सामने, ये किसकी पूजा कर रहे हो? उन्होंने कहा कि ये हमारे बुद्ध भगवान हैं जिन्होंने हमको इस धर्म के रास्ते पर चलने के लिए हमको ज्ञान दिया, उसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसका हम आराधना कर रहे हैं। तो चूंकि विद्वान आदमी था, उन्होंने पूछा कि मान लो अचानक बुद्ध भगवान जिंदा हो गए और तुम्हारे जापान में हमला कर दिया, तो तुम तब भी पूजा करोगे क्या? तो दोनों ने कहा कि हम लोग सबसे पहले उनको गोली मार देंगे। राष्ट्रीयता ऐसा होना चाहिए। अगर कोई भी बड़े से बड़े आदमी देश के लिए अगर गलत काम करता है, चाहे हमारा पूज्य ही क्यों ना हो,
आराध्य, पूजनीय, आदरणीय सब होते हुए भी यदि अगर देश के प्रति गद्दारी करता है, देश के प्रति गलत काम करता है, तो उसको पहले दंड मिलना चाहिए। ऐसी राष्ट्रीयता होनी चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे देश में इसकी कमी है। हमने देश की बाहर और भीतर की रक्षा दो भाग में बांट दिया है। सीमाओं की सुरक्षा सैनिक को दे दिया। सैनिक मरे कटे, शहीद हो गए, शहीद मनाएंगे, उनको परमवीर चक्कर, अशोक चक्कर, पता नहीं क्या क्या चक्कर दे देंगे। और बाकी जो आंतरिक व्यवस्था है उसमें हमारे जो देश की जो पुलिस विभाग है उसको हमने जिम्मा कर दिया। बाकी जितने हम सभी हैं बिल्कुल निश्चिंत है। सीमा की सुरक्षा सैनिक करेंगे, आंतरिक सुरक्षा हमारे पुलिस व्यवस्था जो हम किए हैं वो करेगी। ये हमारा दुर्भाग्य है। ना ये देश ना सैनिक का है, ना ये देश ना सिपाही का है। ये देश तो 1.25 करोड़ लोगों का है। और हम सभी 1.25 करोड़ लोग जब तक देश के लिए हम सोचेंगे नहीं, तब तक देश बचेगा नहीं। दूसरे के भरोसे अपने घर को बचाने को चाहेगा, वो घर बचता नहीं है। इसलिए हम सभी लोगों को इस दृष्टिकोण से चिंता करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और भविष्य के लिए लोगों को तैयार करना चाहिए। और तब शायद जो देश हमारे जो आज जो स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि माओवादी ने धमकी दे दिया है कि 50 साल में, गृह मंत्रालय ने कहा कि 50 साल में माओवादी भारत का तख्ता पलट देंगे। तो उनके बड़े नेता ने कहा कि नहीं, 50 साल नहीं, 50 साल के पहले हम करने के लिए तैयार हैं और हमको सैनिक की जरूरत नहीं है। माओवादी सैनिक तख्ता पलट करने के लिए काफी। एक व्यक्ति इतने जोर से बोल रहा है और हम इतने लोग हैं, सब भयभीत हैं। ऐसे नहीं चलेगा। देश के लिए देश की जिम्मेवारी जितना औरों को है उतना हमको भी है। समाज को ठीक दिशा में ले जाने के लिए जितने कम और लोग का सोचते हैं उतना हमारा भी है। और ये जिस दिन हमारे मन में ये विचार आ जाएगा कि हम सभी लोगों का देश के हित में काम करना, सोचना, चिंता करना, चिंतन करना, लोगों को जगाना, जागृत करना हम सबों का काम है और सब लोग यह काम करने लग जाएं, तो मैं समझता हूं कि काम बहुत हल्का है। मैं कभी कभी कहता हूं कि अगर हर व्यक्ति अपने बगल के आदमी को जगा दे तो कोई समस्या ही नहीं रह गया है। इसकी कमी है। ये कैसे, इस परिस्थिति को हम कैसे खड़ा कर सकेंगे, इसका प्रयास। ये फिंस तो एक छोटा एक उदाहरण मात्र के लिए हम सभी को काम करना पड़ेगा। और इतना जिस दिन हमने निश्चय कर लिया कि हम सभी लोगों को भारत के बच्चों की तरह एक राष्ट्र स्वाभिमान जग जाए और राष्ट्र में कोई भी आघात करने, हमला करने, कोई भी किसी तरह का आंतरिक हो बाहर हो, हम सभी मिलकर उनको ठीक करने के लिए जिस दिन हम मन में सोच लें, उसी दिन भारत में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे तरफ टेढ़ी आंख देखे। मैं ऐसे ज्यादा बोलूंगा नहीं। वैसे अब लोकसभा का उपाध्यक्ष होने के बाद हम लोग को बोलना तो बंद ही हो गया है। बोलने वाले को रोकना पड़ता है। इसलिए इसका मर्यादा रखते हुए, बहुत अधिक ना करते हुए, ये प्रयास फिंस का है, सराहनीय है। सौभाग्य से इन लोगों ने कैसे कैसे हमको भी जोड़ दिया है। हम लोग लगे हुए हैं। कई बार यहाँ आने के पहले भी कई बार दिल्ली में बैठक हुई, कई तरह की चर्चाएं हुई। आगे भी इससे
मैंने वहां भी एक सुझाव दिया था, यहां भी सुझाव देना चाहूंगा। जो एक आने वाली पीढ़ी है उनको हम एक बार अलग से सारे देश में जो अपने भिन्न भिन्न जो अनुषांगिक क्षेत्र हैं जिनसे संबंधित युवा वर्ग हैं, उनका हम बहुत बड़ा सम्मेलन करें और राष्ट्र के दृष्टिकोण से क्या करना चाहिए, राष्ट्र की सुरक्षा दृष्टिकोण से क्या करना चाहिए, ये विषय उनमें रखें तो शायद और अधिक विषय अच्छा आएगा, क्योंकि भविष्य में भारत को संभालने वाले वही आने वाली पीढ़ी है। इतना मैंने आग्रह किया था, आज मैं इस आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।